दोपहर के करीब 12 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी सुनकर मंजेश अपनी पत्नी अदिति से कहता है, अरे अदिति, जरा देखो तो कौन है, मैं ऑफिस का ज़रूरी काम कर रहा हूँ। अदिति दरवाज़ा खोलती है तो देखती है एक कोरियर आया था। उस पर लिखा था मंजेश जोशी सन अप। सावित्री जोशी। अदिति पैकेट लेकर मंजेश को दे देती है। मंजेश अपना काम पूरा करके जब वो पैकेट खोलता है तो उसमें एक वसीयतनामा और एक चिट्ठी थी। मंजेश पेशे से वकील है। वो देखते ही समझ गया था कि ये वसीयत के कागज़ हैं, पर उसके पास किसने भेजे और क्यों, उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। जबकि वसीयतनामा उसके नाम पर होता है। उसने कागज़ पूरी तरह पढ़ना शुरू किया। किसी ने अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी। मंजेश को समझ नहीं आ रहा था। तभी साथ में आई चिट्ठी पर उसका ध्यान गया। उसने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। प्रिय मंजेश, ये मेरा पहला और आखिरी लेटर है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। इसलिए आज मेरे पास जो कुछ भी अपना है वो सब मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। बेशक मैं उसके काबिल नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा M.K. माथुर। चिट्ठी पढ़ने के बाद मंजेश, कौन है ये आदमी? इसे तो मैं जानता भी नहीं, और ये मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों दे रहा है? मंजेश के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसने अदिति को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि मिस्टर माथुर का फ़ोन नंबर और पता देखकर सारी बात पता करनी चाहिए। मंजेश ने माथुर जी को फ़ोन मिलाया तो किसी ने उठाया नहीं। आखिरकार वो माथुर जी से मिलने उनके घर पहुंच गया। वहां पर गेटमैन था, जिसने बताया कि वो तो सिटी हॉस्पिटल में है। मंजेश हॉस्पिटल पहुंचकर उनका कमरा नंबर पता करता है। कमरे का दरवाज़ा खोलने पर उसको पलंग पर एक अधेड़ उम्र का मरीज दिखता है। मरीज के पास जाकर मंजेश पूछता है, आप मिस्टर M.K. माथुर जी हैं? उनके हाँ कहने पर मंजेश अपना पूरा परिचय देता है। उसका और उसकी माँ का नाम सुनते ही माथुर जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी मंजेश माथुर जी से पूछता है, आप कौन हैं और वो कागज़ आपने मेरे नाम पर क्यों भेजे हैं? इन सब का क्या मतलब है? वो भरी आंखों से माथुर जी मंजेश को बैठने के लिए कहते हैं। पास में रखी कुर्सी लेकर मंजेश उनके पास बैठ जाता है। माथुर जी बताना शुरू करते हैं, आज से 27 साल पहले मेरी संजू से शादी हुई थी। बहुत किस्मत वाला था मैं, जो उसके जैसी समझदार और गुणवान पत्नी मिली थी मुझे। देखने में भी संजू बहुत सुंदर थी और उसका पहनावा भी बहुत सिंपल था। घर में कदम रखते ही उसने मेरे घर को, मेरे माँ बाप को अपना लिया था। सुबह से रसोई का काम हो या घर की साफ सफाई रखना हो, संजू सब अच्छे से करती थी। घर के काम के साथ साथ सोशल वर्क में भी अपनी अलग पहचान बनाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 1 साल बाद हमारे बेटे ने जन्म लिया। संजू अब और ज़्यादा बिजी हो गई थी। घर, माँ बाप और बेटा, वो बेचारी सब कुछ अकेले ही संभाल रही थी। इन सब के बीच अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान न देने की वजह से उसमें अब वो आकर्षण नहीं रह गया था जो पहले दिखा करता था। मैं एक मतलबी आदमी उसकी जिम्मेदारियों में सहारा बनने के बजाय उसमें ही कमी ढूंढने लगा। हमारे बीच की अनदेखी दूरी को और बढ़ाने के लिए कदम रखा।
मोहिनी ने। मैंने एक असिस्टेंट के लिए अखबार में विज्ञापन दिया था। उसके चलते कुछ लोगों ने आवेदन दिया। उसमें से मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था। इंटरव्यू वाले दिन मोहिनी ने मेरे ऑफिस में प्रवेश किया। उसकी खूबसूरती और पहनावे ने पहली ही नज़र में मुझ पर जादू सा कर दिया था और बिना कुछ देखे समझे मैंने उसको नौकरी दे दी। शुरू शुरू में तो हम सिर्फ काम के लिए मिलते या बात करते थे, पर धीरे धीरे बहाने से उसने मेरे करीब आना शुरू कर दिया। सब कुछ समझते हुए भी मैं उसको अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी खूबसूरत आँखों की चालाकी के जाल में मैं कब फंसता चला गया मुझे पता ही नहीं चला। संजू को तो मैंने कब का अनदेखा करना शुरू कर दिया था, जबकि वो अपना पहले की तरह ध्यान रखने लगी थी। मेरी आंखों पर तो मोहिनी का चश्मा चढ़ा हुआ था। एक दिन मैंने चुपके से मोहिनी से शादी कर ली और किसी को बिना कुछ बताए उसके साथ रहने लगा। पता चलने पर मेरे मम्मी पापा और संजू ने मुझे बहुत समझाया, मेरे बेटे का भी वास्ता दिया, पर मैं ना माना। मोहिनी और मेरे होने वाले बच्चे के बारे में जानकर उन लोगों ने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। कुछ दिनों बाद मोहिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश था, पर मेरे कर्मों का फल समय के साथ साथ मेरे सामने आने लगा था। मोहिनी को घर परिवार से कोई लेना देना नहीं था और ना ही अब वो कंपनी का काम देखती थी। कुछ कहो तो बेरुखा सा जवाब देती, बोलती मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊंगी, तुम्हारी संजू की तरह नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा और मोहिनी का बेटा नीरज भी बड़ा होने लगा था, तो वो भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा था। उन दोनों को मुझसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस उड़ाने के लिए मेरी दौलत चाहिए थी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। भरा पूरा परिवार, हंसता खेलता परिवार छोड़कर मैंने अपने लिए नर्क चुन लिया था। मेरी जानलेवा बीमारी के चलते डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया है। मैंने जो भूल की उसका पश्चाताप करना चाहता था, इसलिए सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ और दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने अपनी जायदाद मेरे नाम क्यों की? मंजेश ने पूछा। माथुर जी बोले, क्योंकि तुम्हारी माँ और अपनी पत्नी सावित्री यानी संजू को तो मैं कब का खो चुका हूँ, पर अपने उस छोटे से बच्चे को बाप का प्यार और जिम्मेदारी नहीं लौटा सकता। मेरे पछतावे के रूप में ये स्वीकार कर लो बेटा, अपने पिता को माफ़ कर दो। बोलते बोलते M.K. माथुर ने अपना हाथ मंजेश के हाथ पर रखा और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। मंजेश के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब वो समझ गया था कि माँ कभी भी उसके पिता के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहती थी, ताकि मैं उनके बारे में कोई बात ना पता कर सकूं, कोई जानकारी हासिल ना कर सकूं, उनके पास ना पहुंच जाऊं, उनसे किसी बात पर बहस ना कर सकूं। तभी मेरी माँ ने मेरे पिता के बारे में कभी कोई बात नहीं बताई थी और ना ही अपना असली नाम सावित्री। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।